हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं अक्टूबर 2020 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। हम इसमें देखेंगे कि एनटीए ने कौन कौन से जो क्वेश्चन की आंसर की इसमें रॉन्ग दी है, कहाँ से कितने क्वेश्चन डाले थे, यानी किस यूनिट पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था और किस यूनिट से कम क्वेश्चन आए थे, उसको भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ इस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए थे, या आपकी इसमें हम देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन कितने थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितने थे। ठीक है, और ये पेपर इजी था या टफ था, इसको हम पूरा का पूरा एनालिसिस आज करेंगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और उसका जो एनालिसिस किया था, उसके आधार पर अगर हम इस साल का देखें तो वहां से मैक्सिमम हमारी स्ट्रेटेजी सेम रही है लास्ट ईयर की तरह। इस बार क्या हुआ, इस बार असर्शन और रीजन, या आप बोल सकते हैं तर्क और कारण और कूट में जो प्रश्न आते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा थे, जिसका मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जो मात्रा है इन्होंने कुछ बढ़ा दी थी। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के लास्ट ईयर आए थे। लाइक यूनेस्को का गठन कब हुआ, जो डेट से रिलेटेड है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे एनटीए ने आंसर की कुछ गलत भी दी है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी आंसर की यहाँ पे आपको गलत मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, उसके बाद हम इस पेपर को आगे एनालिसिस करेंगे इस पेपर का। सबसे पहले आप देखेंगे यूनिट वन जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटिकल थ्योरी से यूनिट वन 13 क्वेश्चन आए थे, 13 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन, एक पैराग्राफ जो आया था वो भी पॉलिटिकल थ्योरी का था। डॉर्किन की जो टेकिंग राइट सीरियसली, वहां से डायरेक्ट ये पैराग्राफ पूछा गया था। तो 5, यानी आप मान के चल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी से टोटल 18 क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। पैराग्राफ बहुत ही इजी था, मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों के सही है। आप मान के चल सकते अगर वहां पे 10 क्वेश्चन थे तो मैक्सिमम के 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ के ठीक है। इतना ज्यादा इजी ये पैराग्राफ आया था। उसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न थॉट। वेस्टर्न थॉट से कुल मिला के 11 क्वेश्चन आए थे। 11 क्वेश्चन वेस्टर्न थॉट से थे। इंडियन थॉट से भी कुल मिला के 12 क्वेश्चन थे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में टोटल आपके 9 क्वेश्चंस आए थे, प्लस एक पैराग्राफ आया था जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड था। ठीक है, परिचर्चात्मक लोकतंत्र से रिलेटेड वो था, तो वहां से 5 क्वेश्चन उसमें से आए थे। यानी आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से टोटल 14 क्वेश्चंस हमारे आए थे। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी को अगर हम लेके चले, उन दोनों का मिला के टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मिला के 13 क्वेश्चन थे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया का मतलब है हमारे संविधान से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर हो गया, नीति आयोग हो गया, उस तरीके से आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से 9 क्वेश्चंस थे। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी भारत में राजनीति की प्रक्रिया क्या है, दबाव समूह का क्या काम है, या सामाजिक समूह कौन कौन से है, उस तरीके के आपके पॉलिटिकल प्रोसेस से भी 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वहां से टोटल 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं पॉलिटिकल थ्योरी से, जो कि है 18 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम देखें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद पब्लिक एंड आपका गवर्नेंस इन इंडिया से 14। तो ये टॉप लेवल के जहां से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद नॉर्मली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंडियन फॉरेन पॉलिसी से 13 क्वेश्चन थे।
तो अब इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, इसके पीछे की रैशनैलिटी को हम समझेंगे। क्योंकि अगर आपने इसके पीछे की रैशनैलिटी को समझा, जो आपका एक एग्जामिनर है वो आपका क्या एग्जामिन करना चाह रहा है, आपके दिमाग को पढ़ना चाह रहा है कि ये बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, इसके अंदर क्या योग्यताएं हैं। तो वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है, यानी अलिखित संविधान। तो ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलेंट फीचर ऑफ इंडिविजुअल अनार्किज्म, यानी जो व्यक्तिवादी अराजकतावाद है उसका कौन सा यहाँ पे फीचर नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पे समुदायवाद को, तो समुदायवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समुदायवाद क्या बोलता है, समुदायवाद इंडिविजुअल अनार्किज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। समुदायवाद बात करता है ऑर्गेनिसिज्म के बारे में, ठीक है। यानी जो हमारा ये पूरा का पूरा समाज है ये एक ऑर्गन है, एक अंग की तरह है, और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति उसके फॉर एग्जाम्पल समाज हमारा पूरा का पूरा एक शरीर है और व्यक्ति उसके अंग है। तो ऑर्गेनिसिज्म की बात कौन करता है, ऑर्गेनिसिज्म की बात करता है समुदायवाद। तो दूसरे आप देखोगे प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअलिज्म बात करता है, अल्ट्रा लिबरलिज्म की भी और सिविल डिसओबीडियंस की भी। लेकिन ऑर्गेनिसिज्म की बात करते हैं समुदायवादी, ना कि इंडिविजुअल अनार्किज्म। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। अरेंज द वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखनी थी, पहले कौन सी आई उसके बाद कौन सी और सबसे लास्ट में कौन सी आई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि इसका आंसर इन्होंने रॉन्ग दिया है। तो इसका आप जैसे देख सकते हैं, दास कैपिटल 1967 में प्रकाशित होती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948 में प्रकाशित हुई। उसके बाद क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1975 में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1944 में। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑर्डर यहां पे बन रहा है, हमारा ऑर्डर बन रहा है डी बी ए सी, डी बी ए सी। तो डीबीएसी यहां पे कहीं पे भी नहीं है, डीबीसीए दिया है। हालांकि एनटीए ने इसको राइट माना है, फोर्थ इसका जो ऑप्शन है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था डीबीएसी, जो यहां पे नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहां पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग साथ में देखोगे, मेरे जो वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर मेरे जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है वहां से जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे मैंने नंबरिंग में दिए हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन से मेरा डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से लगभग 60% क्वेश्चन मेरे वन लाइनर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव नोट से आए हैं। वो आप मेरे वन लाइनर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए उसको, तो आपको ये क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे और आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी कि वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी मेरे नोट से आए हैं, ये है FW रिग्स के संपार्श्वीय यानी प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो जब मैंने FW रिग्स को आपके सामने पढ़ाया था, वीडियो अभी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो उसके अंदर क्लियरली यहाँ पे बताया था कि क्या क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है उसके अंदर क्या होता है, औपचारिकतावाद होती है। औपचारिकतावाद यानी फॉर्मेलिटी सारी की सारी की जाती है, और जिसके वजह से क्या होता है, रेड टेपिज्म भी उसमें आ जाता है। रेड टेपिज्म मतलब जब फॉर्मेलिटी में ही उलझे रहोगे आप तो फाइलों में देरी तो होगी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने में, विषम जातीयता वहां पे होगी। आच्छादन, आच्छादन मीन्स ओवरलैपिंग, एक बंदे का काम है और दूसरा बंदा भी उसी काम को कर रहा है, एक बंदा भी काम कर रहा है और दूसरा बंदा भी वही काम कर रहा है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या है, ओवरलैप हो जाता है, एक बंदे की अथॉरिटी दूसरे बंदे की अथॉरिटी, जिससे क्या होता है, क्रांति की संभावना है या फिर उनके बीच डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट लेकिन इसका जो ये ब्यूरो और कार्यालय, ब्यूरो और कार्यालय की बात
FW रिग्स नहीं करते हैं। तो ए, बी और सी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये भी डायरेक्ट मेरे नोट से था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएट विद जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ आर्टिकल 21 कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? अब इंग्लिश में आप देखोगे इसको, हिंदी में देखोगे, आप मेरे वन लाइनर नोट्स में देखोगे लोक नीति का वृद्धिशील मॉडल किसने दिया? तो लिंड ब्लूम, चार्ल्स ई लिंड ब्लूम इज करेक्ट आंसर। तो ये वन लाइनर से डायरेक्ट आ गया था। उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सर्ट ऑफ पावर NNCP का विचार दिया? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। आई थिंक ये किसी सेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इसका करेक्ट आंसर है AP राणा। और ये पब्लिक एड से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे बुक्स दी गई है, आपको ऑथर्स के साथ इसको मैच करना है। ये भी बहुत ही सिंपल यहाँ पे बुक्स पूछी है, डायरेक्ट बुक्स यहाँ पे पूछी है। लाइक पॉलिसी साइंस लर्नर और ये आपकी लासवेल की है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कम से कम 10 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो चुकी है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विलोभी की है। हाँ, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 11 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस बात को भी आपने याद रखना है, 11 क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूं जब भी आपने शुरुआत करनी है नए सिरे से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लेके चलिए। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के साथ कौन जुड़े हैं? बहुत सिंपल सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के साथ जुड़े हैं हर्बर्ट साइमन। उसके बाद द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, ये जो बुक लिखी है, ये बुक लिखी है रॉबर्ट ए डेहल ने। तो इसका करेक्ट आंसर ID 2 होगा, क्वेश्चन ID 2। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। अब देखो यूनानी में मेनली आपको 3 लगे हैं। पहले आपको सुकरात है, दूसरे प्लेटो है और तीसरे एरिस्टोटल है। और मेनली सिलेबस में आपके एरिस्टोटल एंड प्लेटो है। तो यूनानी का मतलब है एरिस्टोटल एंड प्लेटो के अनुसार शासन का विकृत रूप क्या है? तो शासन का विकृत रूप है भीड़ तंत्र, जिसको लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो लोकतंत्र को इन्होंने सबसे घटिया प्रकार का शासन कहा है यूनानियों ने। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। The theory that the earth is best understood as living entity that acts to maintain its own existence is known as, ऐसी थ्योरी जो पृथ्वी को एक लिविंग एंटिटी के रूप में दिखाता है और कहता है कि पृथ्वी को क्या है, मेंटेन रखना है अपना एग्जिस्टेंस, उस थ्योरी को कहा जाता है गेटा हाइपोथेसिस। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टफ थे, कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे। निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान दिया? वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल जाएगी। तो वैज्ञानिक प्रबंध के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया जिसने, वो आपको बताना है। वैज्ञानिक प्रबंध की जरूरत क्यों पड़ी? पहली चीज, क्योंकि प्रभावी मानक की कमी थी। प्रभावी मानक हमारे पास नहीं थे, इसलिए क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध को बढ़ावा मिला कि नहीं, हमें क्या है, वैज्ञानिक मानक बनाने पड़ेंगे। उसके बाद कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव था, इसलिए भी वैज्ञानिक प्रबंध को लाया गया। उसके बाद प्रबंध द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लिया जाना, कि प्रबंधन जो होता था, मैनेजमेंट जो होती थी, वो काम चलाऊ निर्णय लेती थी। कई बार उससे अच्छे रिजल्ट मिल जाते थे और कई बार बहुत ही खराब रिजल्ट मिलते थे। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध को बढ़ावा मिला। लेकिन चौथा आप यहाँ पे देखोगे, समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। ठीक है, तो इसके कारण तो हालांकि ये वैज्ञानिक प्रबंध का एक पार्ट है,
ये एक वैज्ञानिक प्रबंध का एक पार्ट है, लेकिन इससे उसको बढ़ावा नहीं मिला। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी से कौन जुड़े हैं? अब जब आप बीएल फाड़िया को पढ़ते हैं, बीएल फाड़िया की आई थिंक थर्ड ही पेज के ऊपर दिया गया है कि कौन सा विचार किस थ्योरी के साथ जुड़ा है, किस अप्रोच के साथ जुड़ा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप विशेषताएं देखोगे, उसकी फिलॉसफी देखोगे, तो उसके अंदर जो मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी करेक्ट होगा, दैट्स मीन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये भी वन लाइनर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब, अब देखिए चेस्टर बर्नार्ड क्या बोलते हैं औपचारिक संगठन के बारे में। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो जॉन ऑफ इंडिफरेंस दिया है। जॉन ऑफ इंडिफरेंस का चेस्टर बर्नार्ड का सिद्धांत है कि औपचारिक संगठन तब बनता है जब ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान के इच्छुक हो। जॉन ऑफ इंडिफरेंस यही है, जॉन ऑफ इंडिफरेंस। यानी व्यक्ति काम कब करते हैं? व्यक्ति काम तब करते हैं जब वो काम करने के इच्छुक हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को ये यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूं। आप लोग इस वीडियो को क्यों देखोगे? जब जॉन ऑफ इंडिफरेंस हमारे बीच होगा, यानी मैं जो आपको परोस रहा हूं आप भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो। तो ये चेस्टर आई बर्नार्ड का ये भी बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन आया था। According to Aristotle, which of the following statement are correct? एरिस्टोटल के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Polis should be large enough to guarantee self-sufficiency and small enough to ensure good government. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द पोलिस वाज नेचुरल एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल, नॉट क्रोनोलॉजिकली बट टेलियोलॉजिकली। तो ये बिल्कुल सही है। इसको आप ऐसे समझिए कि पोलिस शुड बी लार्ज इनफ। एरिस्टोटल बोलता है राज्य ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, राज्य ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। राज्य इतना होना चाहिए कि उसकी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। तो ये बिल्कुल सही है एरिस्टोटल के अनुसार। द पोलिस वाज नेचुरल एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल, नॉट क्रोनोलॉजिकली बट टेलियोलॉजिकली। अब यहाँ पे बोल रहे पोलिस यानी स्टेट राज्य, जो स्टेट है, जो राज्य है, वो नेचुरली व्यक्ति से पहले, ठीक है, नेचुरली व्यक्ति से पहले है बट क्रोनोलॉजिकली नहीं, टेलियोलॉजिकली। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है पोलिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। तो ये तो इन्होंने बोला ही है कि राज्य एक सर्वोत्तम संस्था है। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। पोलिस इज मैन रिट लार्ज, ये बात करते हैं प्लेटो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे होगा 4 डी। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिव जो एजेंसी है वो है यूरोपीय आयोग। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना? तो यहां से भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। उपयोगितावाद की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था यूटिलिटेरियनिज्म। अब जेरमी बेंथम तो आवश्यक बुराई इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जेरमी बेंथम ने बोला राज्य क्योंकि इसकी यूटिलिटी है, राज्य एक उपयोगी संस्था है। उपयोगितावाद के जो समर्थक है वो कहते हैं कि राज्य एक उपयोगी संस्था है, तो बुराई, जो चीज उपयोगी है वो तो बुराई नहीं हो सकती। अब दूसरे आप देखोगे जेम्स मिल भी उपयोगितावादी है, जेएस मिल भी उपयोगितावादी है, जेरमी बेंथम भी उपयोगितावादी है। तो उपयोगितावाद बोलता है राज्य एक उपयोगी संस्था है, ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन थॉमस पेन आप देखोगे, थॉमस पेन लिखा, ये थॉमस पेन है, तो थॉमस पेन और जॉन लॉक, ये दोनों
नेचुरल राइट्स को स्वीकार करते हैं और ये राज्य को क्या है, पोलिस स्टेट यानी पुलिस राज्य तक ही उसकी पहुंच को मानते हैं। इसलिए थॉमस पेन इसका करेक्ट आंसर है। ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। ये एक व्यक्तिवादी चिंतक है। बाकी तीनों चिंतक क्या है, उपयोगितावादी है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है, तो बिल्कुल सही बात है। जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है कि जो विदेश नीति होती है वो हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो हमारी हिस्ट्री है, कॉलोनियल हिस्ट्री है, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसी के द्वारा, उसी के मूल्यों के आधार पर हमारी क्या है, कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर क्या है, हमने उपनिवेशवाद का दंश झेला था, हमने साम्राज्यवाद का दंश झेला था, हमने नस्लवाद का दंश झेला था। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज क्या है, हमारे फॉरेन पॉलिसी में आ गई है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य हमारे सामने थे। तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरी शॉर्टकट ट्रिक से आया है। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बताया था SAAM, साम RT, साम RT का मालिक है। RTC आप नीचे लिख सकते हैं, राजस्थान ट्रेवल कॉर्पोरेशन, ठीक है। साम RTC का मालिक है, ये शॉर्टकट ट्रिक थी, ठीक है। तो पहले नंबर पे आएगी आपकी राइट टू स्पीच, फिर आएगा असेंबल, फिर आएगा एसोसिएशन, फिर आएगा मूवमेंट, फिर आएगा रेजिडेंस, फिर आएगा ट्रेड, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी। तो बहुत ही ये सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DACB, साम RTC का मालिक है। The idea of governance gained in prominence by connoting a plurality of rules in place of the state monopoly. रीजन बोल रहे हैं, द आइडिया ऑफ गवर्नेंस ऑज इट्स ओरिजिन टू द वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप पढ़ोगे, गेट के बारे में आप पढ़ोगे। जो गेट था, गेट का बेसिक प्रिंसिपल क्या था, गेट का बेसिक प्रिंसिपल यही था, the idea of governance gained in prominence by connoting a plurality of rules in place of state monopoly। यानी राज्य की मोनोपोली की जगह क्या है, हमने क्या करना है, प्लूरलिटी को स्थान देना है। यानी राज्य ही सारे के सारे उद्योगों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको LPG की पॉलिसी लानी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन उसको लानी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन उसको लानी पड़ेगी, ग्लोबलाइजेशन उसको लानी पड़ेगी। यानी आपको क्या है, प्लूरलिटी को अपनाना पड़ेगा स्टेट की मोनोपोली की जगह। द आइडिया ऑफ गवर्नेंस ऑज इट्स ओरिजिन टू द वर्ल्ड बैंक। तो बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड बैंक से ही ये गुड गवर्नेंस की बात ली गई है और गुड गवर्नेंस से रिलेटेड इंडेक्स को जारी करता रहता है टाइम टाइम पर वर्ल्ड बैंक। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी ये है। यहाँ पे बुक्स और लेखक, ये भी बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। हाँ, सबसे पहले पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स ये लिखी है चार्ल्स लिंडब्लूम ने। द पावर एलिट सभी को पता है, ये सी राइट्स मिल ने लिखी है। उसके बाद प्रीफेस टू डेमोक्रेसी, ये भी बहुत कई बार रिपीट हो चुका है, रॉबर्ट ए डहल का। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक एंड गुड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, ये लिखी है मैनक्योर ओल्सन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। जियाउद्दीन बर्नी की फतवा जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी जो
बर्नी ने लिखी है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श, यानी फतवा जहांदरी का मतलब ही क्या होता है? जो शासकों को परामर्श दिया जाना। ठीक है, तो आपको पता है इन्होंने मुस्लिम शासकों को ही परामर्श दिया है, तो इसका ए ही करेक्ट आंसर होगा। सभी शासकों के लिए क्यों, हिंदू शासकों के लिए तो बिल्कुल भी परामर्श इन्होंने नहीं दिया है। राज्य की उत्पत्ति का और पंथ निरपेक्षता की ये तो बात ही नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था। दैट्स मीन बी इसका करेक्ट आंसर है। 2 केवल 1। यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन दिए गए हैं और ये आंदोलन कहाँ पे हुए हैं वो आपको मैच करने थे। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल दिए गए हैं। जैसे चिल्का आंदोलन, चिल्का लेक ओडिशा में है, तो चिल्का आंदोलन डेफिनेटली वहीं पे होगा। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ, सॉरी यस, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद चिपको आंदोलन तो डेफिनेटली उत्तराखंड में हुआ है। अपीको आंदोलन बचा तो ये डेफिनेटली आप इसको मैच कर सकते हैं कर्नाटक के साथ। और इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। हाँ, आईसीसी का आप यहाँ पे देखोगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं आपको बताना है। आईसीसी को कोर्ट ऑफ लॉ, आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में रोम विधि स्टैच्यू द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल इसको रोम विधि द्वारा ही स्थापित किया गया है। आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनुच्छिक अथवा असमर्थ हो। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए राष्ट्रीय न्यायालय लाइक हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर है, हमारे पास क्या है? प्रभु सत्ता है। आईसीसी डायरेक्ट हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेने से इनकार कर देता है या फिर केस लेने में असमर्थ है, तभी आईसीसी उस कोर्ट को लेगा। तो ये मैंने आपको बताया था जब स्लोबोदन मिसोलोविच इस तरीके का एक तानाशाह था, सद्दाम हुसैन तानाशाह था, तो इनके ऊपर आईसीसी ने क्या किया था? मुकदमा चलाया था इसी बेस पे, क्योंकि उनकी जो राष्ट्रीय सरकारें थी, उनके जो राष्ट्रीय कोर्ट थे, उन्होंने उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की थी। ठीक है, यह युद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता है। अरे जब ये युद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन ही नहीं चला सकता है तो उसका फायदा क्या हुआ? ठीक है, ये बिल्कुल चला सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आईसीसी हेग में स्थित नहीं है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में। तो ये तो सभी को पता है, तो ये भी गलत है। दैट्स मीन ए एंड बी करेक्ट है, ए एंड बी ओनली। तो ए किसका करेक्ट आंसर होगा? शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शासन मीन्स गवर्नेंस। गवर्नेंस के बारे में आपको सही कथन बताना है। और इसका जो आंसर दिया है वो यूजीसी ने गलत दिया है मेरे अकॉर्डिंग। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन, रूल नहीं है। इसका सामान्य अर्थ एडमिनिस्ट्रेशन या रूल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसका अर्थ ना तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ना ही इसका अर्थ रूल है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। बिल्कुल सही बात है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ होता है। यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। अब इसके द्वारा कोई शक्ति का प्रयोग करने का तरीका नहीं है, ये गवर्नेंस है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है। सरकार शक्ति प्रयोग करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन शासन शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं हो सकता है। तो सी तो नहीं है। शासन और सरकार एक ही है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे यूजीसी जो मान रहा है, यूजीसी इसका करेक्ट आंसर मान रहा है बी। बी का मतलब है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, लेकिन सी इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा ए एंड बी। दैट्स मीन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन? सर्वाधिकारवाद और निरंकुशवाद के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सर्वसत्ताधिकारवाद क्या होता है? जहां पर एक व्यक्ति है वो सत्ता में आ गया है, सत्ता में आ गया है, भले ही वो लीगली आया है या इलीगली आया है, लेकिन वो लोगों की सलाह नहीं मानता है, वो है सर्वसत्ताधिकारवादी। निरंकुशवाद क्या होता है? जो किसी की भी सलाह नहीं मानता है, निरंकुश है, ना तो वो सलाह मानता है, वो अपने मन मर्जी की करता है, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। तो उनके बीच आपको डिफरेंस यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ ट्रू अबाउट authoritarianism and totalitarianism. In authoritarian regime, government is not कॉन्स्टिट्यूएंटली रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। अथॉरिटेरियन रेजिम में क्या होता है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है नागरिकों के प्रति। अथॉरिटेरियन रेजिम में भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड लेजिटिमाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। आपने सुना होगा एक होता है डी फैक्टो और एक होता है डी ज्यूरे। डी ज्यूरे, डी फैक्टो का मतलब होता है कि आपने सत्ता को हथिया लिया है, आपने तानाशाही के द्वारा सत्ता को हथिया लिया है। जैसे पाकिस्तान में हमेशा होता है कि सैनिक शासन वहां पे स्थापित हो जाता है और जो सैनिक शासन का जो वहां का हेड होता है वो वहां का प्रधानमंत्री बाद में बन जाता है। यानी पहले वो डी फैक्टो था, उसने क्या तानाशाही के द्वारा शासन को हथिया लिया और बाद में वो प्रधानमंत्री वहां का बन गया, यानी डी ज्यूरे बन गया। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। टोटलिटेरियन रिजीम सीक टू कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्म ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। ये जो टोटलिटेरियन रिजीम होती है वो क्या करती है? वो धीरे धीरे संविधान भी बदलना शुरू कर देगी, वहां की जो इंस्टीट्यूशन होंगे उसको भी अपने अनुरूप बदलना शुरू कर देगी। Totalitarian regime do not have strong ideological goal and do not use violence. Do not use violence? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर काय का तानाशाह हुआ कि वो वायलेंस ही नहीं करेगा? दैट्स मीन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत है, ABC इज करेक्ट। इसका मतलब हुआ फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएट विद द नोशन ऑफ गवर्नेंस? नोशन ऑफ गवर्नेंस यानी सुशासन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? कंपिटिटिव डेमोक्रेसी, सुशासन का मतलब होता है पहला तो होता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। सुशासन वही शासन सुशासन कहलाएगा जहां पे जनता की पूर्ण भागीदारी होगी। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, आपका प्रशासन, आपका जो प्रशासन है वो भी डेमोक्रेटिक होगा, तानाशाह वहां पे नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी ऐसी नहीं होगी जो लोगों की बात ही नहीं सुनती है। दैट्स मीन बी एंड सी इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एनटीए ने क्या माना है? एनटीए ने ए एंड बी करेक्ट माना है, कंपिटिटिव डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 27, यहां तक 17 क्वेश्चन मेरे वन लाइनर और नोट्स से आ चुके हैं। हेजेमनी रेफर्स टू, अब हेजेमनी का कॉन्सेप्ट ग्रामशी ने दिया है। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन का तो कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं बनता है। जब ग्रामशी को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया था तो हेजेमनी का मतलब होता है प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, तो प्रभुत्व स्थापित करना, प्रभुत्व स्थापित कहाँ पे कर सकते हैं आप कल्चर के ऊपर कर सकते हैं, जो कल्चरल हेजेमनी की बात ग्रामशी करते हैं। हेजेमनी आप इकोनॉमी के ऊपर भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन की तो बात हेजेमनी में नहीं होती है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, नो। द कैपेसिटी ऑफ बुर्जुएस टू डिस्प्लेस राइवल व्यूज एंड बिकम इन इफेक्ट द कॉमन सेंस ऑफ द एज। बहुत ही सिंपल सा है, हिंदी में आप इसको पढ़ोगे,
हेजेमनी का मतलब क्या होता है? अभी आप देखोगे जियो, रिलायंस का जो जियो है, जियो ने हेजेमनी स्थापित कर दिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर। तो वो क्या करेगा, जो उसके राइवलरी होंगे, उसके जो अपोजिट, जो उसके ऑपोजिशन में होंगे, उसके राइवलरी, लाइक वोडाफोन को उसने उड़ा दिया, उसने आइडिया को उड़ा दिया, इवन एयरटेल को भी कई जगह से उसने ध्वस्त कर दिया। अपने राइवलरी को क्या करेगा, वो सबसे पहले उसको खत्म करने की वो कोशिश करेगा, और कॉमन सेंस ऑफ द एज, यानी इस तरीके का अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा कि बस जियो ही है सब कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? सामाजिक समूह या फिर सिविल सोसाइटी इनमें से कौन सी है? बचपन बचाओ आंदोलन, बिल्कुल ये सिविल सोसाइटी का ही एक आंदोलन है। इसके अंदर क्या है, बच्चों को बच्चों की सेफ्टी के लिए ये आंदोलन चलाया गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये भी सिविल सोसाइटी का ही एक आंदोलन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, जो राजनीति के अंदर करप्शन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। विज्ञान प्रसार, अब विज्ञान प्रसार ये सिविल सोसाइटी का एक पार्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंस को प्रमोट करती है, ना कि सोसाइटी को। मजदूर किसान संघर्ष समिति, अब इसमें मजदूर और किसान क्या है, ये सिविल सोसाइटी के पार्ट है और उनके हितों के संरक्षण के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन या समिति बनाई गई थी। तो ये 3 है, लेकिन विज्ञान प्रसार ये साइंस एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ए, बी एंड डी इज करेक्ट आंसर। A, B and D. Fourth option is right. Which of the following term is referred to as the software of the state? Software of the state. Software of the state होता है accountability. अगर state accountable है, उत्तरदायी है, तो स्टेट क्या है, हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, परफॉर्म करता रहेगा। अगर स्टेट अकाउंटेबल नहीं है तो वहाँ क्वास होगा, मतलब वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे हमेशा गड़बड़ होती रहेगी। तो सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी को। ईवी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल में शामिल हुए? तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये सम्मिलित हुए थे। बहुत ही डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट है, लाइक सुरक्षा परिसर, सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि वन लाइनर में डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। लाइक आप यहाँ पे देखोगे सामूहिक सुरक्षा की बात कार्ल ड्यूश करते हैं। सामूहिक सुरक्षा सॉरी सामूहिक सुरक्षा की सामूहिक सुरक्षा नहीं, सुरक्षा समुदाय की बात कार्ल ड्यूश करते हैं। सुरक्षा परिषद की बात करते हैं बेरी बुजान, और सामूहिक सुरक्षा पॉलमे रिपोर्ट, सुरक्षा व्यवस्था है रॉबर्ट जर्विस। एक बार फिर देख लेते हैं। सुरक्षा परिसर की बात बेरी बुजान, बिल्कुल सही है। उसके बाद सामूहिक सुरक्षा पॉलमे रिपोर्ट, सुरक्षा समुदाय कार्ल ड्यूश और रॉबर्ट जर्विस, बिल्कुल सही है। इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। In the consideration of representative government, J.S. Mill did not elaborate upon, जो J.S. Mill की बुक है द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये स्पेशल बुक है उनकी, जिसके अंदर उन्होंने परिचर्चात्मक लोकतंत्र की बात की है। उसके अंदर इन्होंने किसको इलेबोरेट नहीं किया है? अब आप देखोगे आइडियल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की थी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की भी इन्होंने बात की थी। इसमें ये बोलते थे कि जो भले ही एक आदमी है वो अगर सही बोल रहा है, उसके अपोजिट 100 आदमी उसको रोक नहीं सकते हैं, या गलत ही बोल रहा है फिर भी नहीं आप रोक सकते। आपको माइनॉरिटी का क्या है, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट,
बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी की इसमें बात नहीं की है। बिल्कुल पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्होंने अलग से एक बुक लिखी है, उसके अंदर इन्होंने डिटेल में बात की है, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात नहीं की है। दैट्स मीन ऑप्शन 4 इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूपी नहीं है? इनमें से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है? रिप्रेजेंटेशन का की थ्योरी नहीं है। न्यासिता, बिल्कुल सही बात है। न्यासिता का मतलब होता है ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी। अब लाइक एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का जो अपना सिद्धांत दिया था, उसमें बोला था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे वो प्रतिनिधित्व करेंगे छोटे किसान मजदूरों का, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे एज ए ट्रस्टी, और अपना पूरा खजाना उनको दे देंगे, जो भूदान आंदोलन उसके बाद चला था। उसके बाद आता है प्रगतीकरण। बिल्कुल, डेलीगेशन तो आज के टाइम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है रिप्रेजेंटेशन की। उसके बाद आगे आपका जनादेश। तो जनादेश तो जो वोटिंग के द्वारा हम चुन के लाते हैं प्रतिनिधियों को, जो कि हम लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, तो जनादेश वहां पे प्रतिनिधित्व का आधार है। लेकिन सर्वसम्मति कोई थ्योरी नहीं है। सर्वसम्मति से आप बिल्कुल अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, लेकिन वो कोई थ्योरी नहीं है। तो 4 करेक्ट आंसर है। मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन, एलिनेटेड लेबर इंक्लूड्स, कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो एलिनेटेड होते हैं। ठीक है, एलिनेटेड क्यों होते हैं? एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, बिल्कुल, जो लेबर होती है उनका प्रोडक्ट से ही अलगाव हो जाता है, उनका प्रोसेस से भी अलगाव हो जाता है, उनका एलिनेशन फ्रॉम स्पीशीज बीइंग से भी हो जाता है। ठीक है, स्पीशीज बीइंग यानी मैं एक आदमी हूं, वो मजदूर समझने लगते हैं कि मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक मशीन का एक पुर्जा हूं जो कि उत्पादन किया जा रहा है। तो एलिनेशन फ्रॉम स्पीशीज बीइंग। एलिनेशन फ्रॉम नेचर तो होता ही है। अब एलिनेशन जो मार्क्स की मैंने वीडियो डाली थी, उसमें एलिनेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। तो ABCD करेक्ट आंसर है, 4th करेक्ट आंसर इसका। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर और बुक से रिलेटेड है, और ये भी डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है आपका? हन्ना आरेंट ने लिखी है द ह्यूमन कंडीशन। उसके बाद फ्रांस फैनन, ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, द रेस्ट ऑफ अर्थ। उसके बाद आपका माओ त्से तुंग ने लिखी है लिटिल रेड बुक, और जॉन के गैल्ब्रेथ ने लिखी है एफ्लुएंट सोसाइटी। तो इसका 3 करेक्ट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IMF के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पे बताना था, लेकिन इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे रॉन्ग दिए हैं। तो ये इसका ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब है कि सभी को इसके नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? G.A. कोहेन। तो G.A. कोहेन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है 2, यानी A एंड C। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत और जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमतामूलक संरचना। क्वेश्चन नंबर 38, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एवेन गलत और अपूर्ण मानते थे। बिल्कुल सही बात है। मार्क्स ने जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है कि इकोनॉमी के आधार पे ही इतिहास चलता है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, उसकी एवेन ने आलोचना की है। एवेन का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों से नहीं होता है। यानी जो हमारा जो विकास हुआ है हिस्ट्री में, वो आर्थिक के कारण नहीं हुआ है, वो सामाजिक भी हो सकता है, उसमें धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, उसमें आपके साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, ये एवेन बोलते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे सही है, एक इसका करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन कंटेम्प्रेरी टाइम। अब आप 1990 के बाद का अगर आप देखोगे, हमारी जो प्लानिंग हो रही है, एलपीजी का जो दौर है, एलपीजी के दौर में इंडिया में जो प्लानिंग हो रही है वो हो रही है पर्सपेक्टिव प्लानिंग, यानी सार गर्भित या संदर्भित प्लानिंग। यानी जिस चीज की हमें जरूरत है उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ये कोई 5 ईयर प्लानिंग नहीं है, सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं है, ये है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। जैसी समय की जरूरत है उस हिसाब से प्लानिंग की जा रही है। तो अब यहाँ पे काफी लोग का क्वेश्चन आया था कि हम तो अभी 5 ईयर प्लान तो हमारा चल रहा है, 5 ईयर प्लान एग्जीक्यूटिव हो रहा है। डेफिनेटली 5 ईयर प्लान भी है, लेकिन इन्होंने पूछा है यहाँ पे कंटेम्प्रेरी टाइम में कौन सी यहाँ पे इंडिकेट करती है, तो ये है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। ये बोल रहा है स्वतंत्रता और समानता, बिल्कुल सही। ये इसको अगर आप डीपली एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं? लिबरलिज्म, ठीक है। और समानता की बात करता है मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म। यानी लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। अब अगर आपने जॉन रॉल्स को पढ़ा है अच्छे से, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो यही करने का प्रयास करता है पूरा का पूरा। ये जॉन रॉल्स से ही यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। जॉन रॉल्स ने क्या किया? जॉन रॉल्स ने लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, क्योंकि ये दो अलग अलग धाराएं थी, एक समानता की बात कर रही थी, एक स्वतंत्रता की बात कर रही थी, और एक एक्सट्रीम लेवल पर चली गई थी। तो जॉन रॉल्स ने क्या किया? इनके बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की थी, समन्वय स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की थी। तो बिल्कुल सही बात है, ये समावेशित करता है। उसके बाद सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे आया था, अगर आपने अच्छे से एनालाइज उस टाइम किया था। ये तो ए इसका करेक्ट आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अब देखिए, भारतीय संसद ने इसको 6 अगस्त 2019 को पारित किया, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि लागू तो ये 9 अगस्त 2019 को हुआ। यानी प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति की इसको जो स्वीकार्यता मिली वो 9 अगस्त को मिली थी। यानी ये कानून कब बना था? 9 अगस्त 2019 को, और संसद ने पारित किया था 6 अगस्त 2019 को। तो 3 इसका करेक्ट आंसर था। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के काल क्रम के अनुसार लगाइए। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग थे, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रॉन्ग है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पंचशील 1954 में आया, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आपका जो आता है वो आता है भारत सोवियत मैत्री संधि, सेकंड 1971 में हुई है, जब भारत बांग्लादेश या भारत पाकिस्तान युद्ध चला हुआ था। लुकिस्ट पॉलिसी 1990, सॉरी ये थर्ड नंबर पे आएगा, 1991 से 1994 के बीच ये लाई गई थी। और उसके बाद जो लास्ट हमारी बचती है वो है आपकी गुजराल सिद्धांत। तो गुजराल सिद्धांत 1996-97 में ये आया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जो यहाँ पे इसका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा बी डी सी ए, BDCA यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, हालांकि ये करेक्ट माना है, डी करेक्ट माना है यहाँ पे NTA ने, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन ही सारे गलत हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। निम्न में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष रहा? तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष डेफिनेटली नरेंद्र मोदी। ये डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना दी। अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन
एनटीए सॉरी नेट में ये 8-9 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये गलत है। ए कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 नहीं। तो इसका सी करेक्ट आएगा। रॉबर्ट मिशेल का है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ना कि रॉबर्ट मैकेंजी का। निम्नलिखित में से कौन सा जस एड बेलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो जब हमने माइकल वॉलजार को पढ़ा, माइकल वॉलजार ने जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन दी। उसके बाद जॉर्ज बुश जूनियर ने 2001 का जो अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उन्होंने भी जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन दी। दो लोगों ने ये डॉक्ट्रिन दी थी। माइकल वॉलजार की अगर आपने जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन पढ़ी है तो आपको पता लगेगा कि न्याय संगत कारण, जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन यानी कुछ कारण ऐसे होते हैं कि हमें युद्ध करना ही पड़ता है, उसको न्याय संगत ठहराया जा सकता है। तो न्याय संगत अगर कारण है कि युद्ध करना ही पड़ गया भाई, नहीं तो हमारी तो हम तो खतरे में थे, तो ये न्याय संगत कारण होना चाहिए। विधि संगत प्राधिकार, विधि संगत अगर प्राधिकार आपके पास है युद्ध करने का, ठीक है, आपके पास लीगल अथॉरिटी है अगर कि आप युद्ध कर सकते हो, तो वो भी जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन माना जाएगा। कैसे? अब देखो 1990 में क्या हुआ था। 1990 में गल्फ वॉर होता है, खाड़ी युद्ध होता है। तो इराक ने क्या है, गल्फ कंट्रीज जो थी आपकी, उसके ऊपर क्या है, आक्रमण कर दिया था। तो विधि संगत प्राधिकार किसके पास था? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, कुछ देशों को, जो हमारे यूएनओ के जो सदस्य देश थे, उनको इकट्ठा किया और उनकी सेनाएं बनाकर वहां पे गल्फ कंट्रीज को इराक से आजाद कराया, क्योंकि उसके पास क्या था, विधि संगत प्राधिकार था। इसलिए ये जस्ट वॉर माना जाएगा। समानुपातिकता, समानुपातिकता भी इसका एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन का। यानी अगर आपके ऊपर किसी ए देश ने आक्रमण किया है, ठीक है, किसी ए देश ने आपके ऊपर आक्रमण किया है, और आपके ऊपर आक्रमण किस चीज से किया है? जैविक हथियार से, जैविक हथियार से। तो आप भी क्या करोगे? आप जैविक ही हथियार यूज करोगे। वहां पे ऐसा नहीं कि परमाणु बम से पूरे की पूरी तहस नहस कर दी। समानुपातिकता होनी चाहिए। अगर यहां से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, यहां पे गोलाबारी हुई है, तो ये नहीं कि आप न्यूक्लियर बम गिरा दो, ठीक है। तो ये है समानुपातिकता, उसमें होनी चाहिए। और मानवता के आधार पे तो कभी भी जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन बात नहीं करती है कि मानवता के तो खिलाफ है वॉर, ठीक है। तो ये चार यहां पे ये इसका सिद्धांत नहीं है। अगन्ना सूत संबंधित है बौद्ध दर्शन से, तो बहुत सिंपल था। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना था, और यहां पे भी आपका बिल्कुल आप बोल सकते हैं डायरेक्ट टाइप का यहां पे ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। यहां पे अगर आपको एक भी आ रहा है तो आप उसका आंसर निकाल सकते थे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है, उन्हें परिसीमित किया जाता है, ठीक है। तो ये थ्यूसिडाइडस एक रियलिस्ट थिंकर थे, जिन्होंने बोला था कि आपको ऑन पोलेपोनेशियन वॉर, इन्होंने बुक लिखी, उसमें बोला है कि आपको किसी भी हाल में युद्ध जीतना है, वहां पे नैतिकता नहीं देखनी है आपने, वहां पे कानून और न्याय नहीं देखने, आपने अपने अस्तित्व को बचाना है, ठीक है। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया, सो सिंपल, मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल में से एक ये आ गया था। तो यहां पे देखिए बी का 3 ओनली यहां पे है, ओनली यहां पे है। दैट्स मीन अगर आपको एक भी आता है तो आंसर आपका ये आ जाता है यहां पे, ठीक है। तो द्विध्रुवीयता, केनेथ वॉल्ट्ज, यस, द्विध्रुवीयता केनेथ वॉल्ट्ज। हितों को शक्ति के रूप में हैंस मॉर्गेंथ्यू ने। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं, जॉन मर्शाइमर। अब देखो यहां पे राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं, यानी राज्य क्या है, अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब हमने स्ट्रक्चरल रियलिज्म पढ़ा था, वहां पे हमने केनेथ वॉल्ट्ज को भी पढ़ा था, और हमने जॉन मर्शाइमर को भी पढ़ा था। मर्शाइमर है ऑफेंसिव,
ऑफेंसिव रियलिज्म के समर्थक है। ये बोलते हैं राज्य को क्या है, अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, शक्ति को क्या है, वृद्धि करनी चाहिए, ताकि वो अगर दूसरा आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप क्या उसका रिटेलिएट कर पाओ, उसका सामना आप कर पाओ। तो ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था और मैंने खुद ये पहली बार देखा कि आदि द्रविड़ आंदोलन के ये नेता थे। तो यहाँ पे मद्रास का जो नेता था वो था MS राजा, हैदराबाद का था BR वर्मा, मैसूर का था मुरुगेश पिल्लई और नागपुर का विठोबा रावजी। तो 3 इसका करेक्ट आंसर था। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता? संपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है जर्मनी के अंदर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब कथन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे वैसे सही है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली गलत नहीं है। मैंने गलत क्यों किया है, ये हिंदी वालों के साथ यहाँ पे फिर से एक बार धोखाधड़ी हुई है, हिंदी वालों के साथ यहाँ पे फिर से गलत हुआ है हर साल की तरह। अब आप इसको देखोगे, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर, संविधान सभा द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय राज्य कहा गया है। अब आप देखोगे कहीं पे भी भारत को संघीय राज्य नहीं कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को आप आसानी से मतलब अच्छे से समझिए। फेडरेशन ऑफ स्टेट की बजाय, फेडरेशन ऑफ स्टेट की बजाय क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। अब इंग्लिश में आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल सही है, हिंदी में बिल्कुल गलत है। तो इसलिए मैंने ये गलत किया है। हालांकि आप इसको चैलेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो वहां पे इंग्लिश को ही लास्ट माना जाता है। तो 3 इसका सही है और यहाँ पे मतलब इसका कथन 2 गलत है। निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से रिलेटेड। तो ये वन लाइनर से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? अब देखिए, लोटियार्ड भी है, फूको भी है, रोटरी भी है, हर्बर्ट मार्क्यूजे जो है ये पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है, ये नियो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट। ठीक है। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये हमारे चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो चौधरी चरण सिंह थे हमारे, जो राजनारायण उस टाइम जनता पार्टी सेक्युलर के चेयरमैन हुआ करते थे। ये 1978-79 की बात है। 1979 में क्या हुआ, राजनारायण जनता पार्टी सेक्युलर के चेयरमैन थे और उनके प्रयासों से, या आप बोल सकते हैं उनके प्रसाद पर्यंत इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। इन्होंने डायरेक्ट संसद का सामना या इलेक्शन का सामना नहीं किया था। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। बिल्कुल होना पड़ता है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। दैट्स मीन कथन 1 करेक्ट, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट। ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। द एज ऑफ कंसेंट लिखी है जॉर्ज मॉनबियोट ने। पेरेकन से रिलेटेड जो थिंकर है वो है माइकल अल्बर्ट। स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स से रिलेटेड है जैक्स डेरिडा और 9 लोगों से रिलेटेड है नाओमी क्लेन। तो ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं कि इस तरीके से इतना ये एग्जैक्टली ये पूछना क्या चाह रहा है, तो थोड़ा टफ ये क्वेश्चन था। और ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाई थी प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वहां पे इसको आप देख सकते हैं, सारे राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक। तो इसको आप देख लीजिए। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। अब हमारे जो बचते हैं, आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक रहे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप इसको देख सकते हैं, साथ में जो ये हाईलाइटेड है ये करेक्ट आंसर है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका विचार है? तो वीडी सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का विचार दिया है। भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संघवाद, तो ये क्वेश्चन आप इसको समझोगे। यह संघवाद को संगठित रखने का अच्छा उदाहरण है, असत्य यहां पे पूछा है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है, इसीलिए इसे क्वासी फेडरलिज्म भी बोला जाता है। यह एक साथ आने वाले संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। इसे अर्ध संघीय प्रणाली भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। 3 इसका गलत है। 3 इसका गलत क्यों है? यह एक साथ आने वाले संघवाद की भावना को प्रतिबंधित करता है। एक साथ आने वाला संघवाद कहाँ का है? यूएसए का। यूएसए में क्या हुआ था, बहुत सी कंट्री थी, आई थिंक 13 या 14 कंट्री थी स्टार्टिंग में जो कि एक साथ आई थी और उन्होंने कन्फेडरेशन बनाया था। उसके बाद 15 कंट्री एक साथ आई और उन्होंने फेडरेशन बनाया। लेकिन इंडिया के संदर्भ में ऐसा नहीं है। इंडिया को क्या है, जबरदस्ती आप बोल सकते हैं, साथ लाने वाली प्रवृत्ति नहीं, साथ जोड़ने वाली प्रवृत्ति आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टेट्स हमने सैनिक कार्यवाही द्वारा जोड़े, कुछ जनमत संग्रह के द्वारा जोड़े, तो ये साथ आने वाली प्रवृत्ति इंडियन फेडरलिज्म में नहीं है। तो 3 करेक्ट आंसर है। Who among the following reject scientific determinism and advocate political and intellectual struggle? तो स्थितियों के मध्य युद्ध, स्थितियों के मध्य युद्ध, ग्रामशी ने क्या दिया है? ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का एक सिद्धांत दिया है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो इंटेलेक्चुअल होते हैं जो समाज के अंदर अपने जो दल होते हैं, अपने जो वर्ग के लोग हैं, उनको संगठित करते हैं और क्रांति का रास्ता प्रशस्त करते हैं। तो एंटोनियो ग्रामशी थे। एंटोनियो ग्रामशी ने क्या रिजेक्ट किया? साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है, वैज्ञानिक नियतिवाद को, कि क्रांति होकर ही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है ग्रामशी के अनुसार। Who among the following is often portrayed as the father of cultural nationalism? क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था। ये हर्डर को माना जाता है फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। निम्न विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? महिला समानता, मिल देखो महिला समानता की बात रखते हैं। विमेन के ऊपर इन्होंने काफी लिखा है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट रखती है, वॉल्स्टनक्राफ्ट यहाँ पे रखती है, लेकिन अरस्तु हीन मानते हैं और हीगेल भी हीन मानते हैं महिलाओं को, ठीक है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है सभी की अपनी एक फिलॉसफी होती है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो ये बहुत सिंपल था और मैंने नोट्स में ये क्लियरली मेंशन किया था। तो इसके 1 और 2 दोनों सही है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था? तो ये वीडी सावरकर ने कहा था और ये करंट से क्वेश्चन आ गया था। आई थिंक ये अमित शाह ने अपने एक भाषण के दौरान रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर सावरकर नहीं होते तो हमें पता नहीं लगता है कि पहला ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम था। जयप्रकाश नारायण ने निम्न में से किन दलों का गठन किया? जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। दैट्स मीन ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर है, 4th ऑप्शन। पारंपरिक प्राधिकार
या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? अब देखिए, ये मैक्स वेबर से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के अथॉरिटी की बात की है। पहली ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी आपकी पहली जो थी वो थी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी थी क्रिज्मेटिक और थर्ड थी लीगल रैशनल या जिसे ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। तो अब देखते हैं पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता में क्या सम्मिलित है। व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, नियमों विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग। अब देखो दोस्तों, जहां पे लीगल और रेशनल होता है, जहां पे नियमों का पालन किया जाता है वो है लीगल रेशनल, तो ये तो नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारिक गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग, जहां पे चमत्कारिक गुणों का प्रयोग किया जाता है वो तो क्रिज्मेटिक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता है। विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा विकसित व्यापार संगठन के इतिहास में असाधारण योगदान, असाधारण योगदान कोई देगा डेफिनेटली वो क्रिज्मेटिक, वहां पे उसने काम किया है, तो ये भी नहीं है। दैट्स मीन इसका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है। व्यक्तियों को जो विरासत में सत्ता मिलती है, ठीक है, उसका प्रयोग करना कहलाता है पारंपरिक प्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रम के अनुसार आपने लगाना है। ये जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल डायरेक्ट था और मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं अपने नोट्स में भी और वीडियोस में भी। तो सबसे पुरानी जो हमारी समिति है वो है लोक लेखा समिति, जो कि 1919 का एक्ट आया था। 1900 चेम्सफोर्ड का जो एक्ट आया था उसके तहत लोक लेखा समिति को बनाया गया था 1921 में। ठीक है, तो सबसे पहली समिति हमारी आ गई नंबर 1 पे, लोक लेखा समिति। उसके बाद सेकंड जो हमारी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। हालांकि प्राक्कलन समिति की जो जड़ें हैं, प्राक्कलन समिति माना जाता है कि प्राक्कलन समिति 1919 के एक्ट के कारण ही बनी है, लेकिन एग्जैक्टली ये जॉन मथाई की रिपोर्ट के अनुसार 1950 में बनी है, ये 1950 में बनी है, जॉन मथाई की रिपोर्ट। तो ये सेकंड नंबर पे हमारी आ गई। उसके बाद थर्ड हमारी बनती है लोक उद्यम समिति। इसको आप लोक उद्यम समिति 1964 में ये बनी थी, लोक उद्यम समिति 1964, और ये कृष्ण मेनन की सिफारिश के आधार पे बनी थी, कृष्ण मेनन। विभागीय समितियां सभी को पता है, सबसे लास्ट में आई 1993 में विभागीय समितियां हमारी बनी, 17 विभागीय समितियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ए डी बी, सी ए डी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है, सी ए डी बी थर्ड। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है, यह कथन किसका है? कोटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये है फ्रांसिस फुकुयामा का। और ये मैंने किस तरीके से आपको 3 या 4 बार आपके सामने ये वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया है। इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री से ये रिलेटेड है। तो उदार लोकतंत्र क्योंकि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और बाजार के योग क्योंकि बाजार क्या है, नियंत्रित करेगा कीमतों को, बाजार से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जब इन दोनों का योग हो जाएगा तो राजनीतिक और सामाजिक विकास का इतिहास का खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ हिस्ट्री यहां पे हो जाएगी। दैट्स मीन ऑप्शन सी फुकुयामा इज करेक्ट आंसर। स्वदेशी, यहाँ पे असर्शन रीजन का है, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध विरोध के तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया, बिल्कुल समर्थन किया। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार मानते थे। बहिष्कार कौन सा? निष्क्रिय बहिष्कार। तो ये आपका ए और आर दोनों सही है, और इसका सही ये रीजन भी है। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, ये कथन है जीएच सेवाइन का। ये पीजीटी में क्वेश्चन आया था, वहां से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। वाई वी चौहान इसका सदस्य नहीं था। मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा के कामराज, ये तीनों थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है बी.आर. अंबेडकर से। बी.आर. अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही खतरनाक मानते थे। क्यों? इनका मानना था कि जो पंचायती राज संस्था बनेगी वो गांव के लेवल पे बनेगी, और गांव के लेवल पे जातिवाद है, छुआछूत है, वहां दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। पंचायत लेवल पे क्या होगा, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है तो वहां पे उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाएगा। तो ये अंबेडकर का ऐसा मानना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया आर ट्रू? विमेन्स के जो मूवमेंट हुए उसके बारे में जो सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। आर्य समाज वॉज नॉट कनेक्टेड अबाउट विमेन इशू एट ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया आर ट्रू? ठीक है, पहला जो आर्य समाज है, आर्य समाज एक आर्य समाज है और एक आर्य महिला समाज है। तो आर्य समाज वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट विमेन इशू एट ऑल, बिल्कुल सही बात है। आर्य समाज ये महिलाओं के मुद्दे को लेकर नहीं बना था, ठीक है। आर्य महिला समाज बल्कि बना था। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। तो ये डिफरेंट चीज है, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस वाज सेटअप इन 1924, बिल्कुल सही है। Sarojini Naidu and Annie Besant raised the issue of rights of votes for women. ये गलत है। और तिलक गणेश उत्सव वर मेनली एम्ड एट ड्रॉइंग वुमेन इनटू नेशनल मूवमेंट। जो तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का गणेश उत्सव था, ये बेसिकली क्या था, हिंदुओं में यूनिटी के लिए लाया गया था, ना कि विमेन्स की पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, तो सी एंड डी यहाँ पे गलत है, ए और बी करेक्ट है। दैट्स मीन ए किसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। बी एंड सी यहाँ पे माना है। हाँ, आर्य समाज को भी इन्होंने इसी से ले लिया है। आर्य महिला समाज और आर्य समाज एंड आर्य महिला समाज को एक ही मान के चले हैं। दैट्स मीन सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट रेज द इशू ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, इन्होंने किया है। बी एंड सी करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है। दो करेक्ट आंसर है। प्राश्रितता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में जो कथन सही है वो आपको बताने हैं, और बहुत ही सिंपल सा ये है। प्राश्रितता सिद्धांत पर उन मार्क्सवादी और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। ठीक है, जो आपका डिपेंडेंसी थ्योरी को जब आप देखोगे तो उसमें मार्क्सिस्ट थिंकर है, मेनली नियो मार्क्सिस्ट थिंकर उसके अंदर है। डिपेंडेंसी थ्योरी बोलती है जो विकास के मॉडल आपने आज के टाइम में बनाए हैं ना, वो बहुत ही घटिया टाइप के मॉडल आपने बनाए हैं। ठीक है, आज का जो विकास हो रहा है वो पूंजीवादी विकास है। पूंजीवादियों को उससे ज्यादा फायदा मिल रहा है, आम आदमियों को नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका विकास खोखला विकास है। ये मार्क्सवादी और गैर लेनिनवादी मानते हैं, बिल्कुल सही है। प्राश्रितता सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास पर बल देता है। अरे प्राश्रितता सिद्धांत या डिपेंडेंसी सिद्धांत कहाँ का शांतिपूर्ण विकास की बात कर रहा है? वो तो आम आदमियों का शोषण कर रहा है, गरीब देशों का शोषण कर रहा है। तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है, बिल्कुल, क्योंकि डिपेंड है। डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब ही ये है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के ऊपर डिपेंड है अपने विकास को लेकर। पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती, गलत, बिल्कुल शोषण करती है। ए एंड सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा आदर्श रूप है? मैकियावेली के लिए सरकार का आदर्श रूप है गणतंत्र, यानी चुना हुआ राजा। नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में दिए गए कथन। एक सत्याग्रह दिया गया है और एक निष्क्रिय प्रतिरोध दिया गया है। ये महात्मा गांधी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, और महात्मा गांधी ने इसको अपनी बुक में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन भी किया है कि मेरे हिसाब से सत्याग्रह क्या है और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है। तो ये मैंने अपने नोट्स के अंदर भी पहले ही क्लियरली मेंशन किया है।
निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अधिकार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही बात है। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है कि हम डायरेक्ट युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे। जब उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे, उनकी बात ही नहीं मानेंगे, तो एक हिसाब से वो विरोधी हो गया। डायरेक्ट हमने लड़ना नहीं है। लेकिन सत्याग्रह कभी भी आतंकित यानी आतंकवाद तो सत्याग्रह कभी बात ही नहीं करता। सत्याग्रह अपने ऊपर जुल्म सह लेगा, लेकिन दूसरों के ऊपर ये आतंक नहीं ढाता। ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? सॉरी, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है। बिल्कुल सही बात है। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? नकारात्मक है, क्योंकि विरोध तो करना है इसमें, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। सकारात्मक, नकारात्मक का मतलब हुआ कि आपको विरोध करना है। विरोध करना है तो डेफिनेटली नेगेटिव है, जबकि सत्याग्रह पॉजिटिव है। निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है। अगर ये समान है तो उसके बीच डिफरेंस क्यों किया गया है? निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं होता, जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय होता है। ऐसा नहीं है, सत्याग्रह को बिल्कुल भी शारीरिक बल से भय नहीं होता है। अपने ऊपर वो उपवास भी कर लेंगे, वो डंडे भी खा लेंगे। गांधी बोलते थे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। तो उनको शारीरिक बल पे तो बिल्कुल भी भय नहीं होता है सत्याग्रह को। तो 1 और 2 ही सही है, 3 4 यहाँ पे गलत है। 1 और 2, ए एंड बी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सतही अथवा सुधारवादी पारिस्थितिकी की विशेषताएं है? सुधारवादी पर इकोलॉजी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। सुधारवादी पारिस्थितिकी व पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। अब सुधारवादी की बात की गई है, सुधारवादी इकोलॉजी की, तो बिल्कुल ये सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं पूंजीवादी और आधुनिकता के बीच। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। अगर हमने एकदम से अपनी डेवलपमेंट करने की कोशिश की, डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा का पूरा खनिज पदार्थ बाहर निकाल दिया, पेड़ काट दिए, तो इकोलॉजी के ऊपर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिकी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारी सीमाएं हैं। ये गैरेट हार्डिसन ने सिद्धांत दिया था। ठीक है। यह परिस्थितिकी केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को अस्वीकार करती है। अस्वीकार नहीं करती है, यह स्वीकार करती है। दैट्स मीन 3 यहाँ पे गलत है। चौथा, यह पर्यावरण को क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत मानती है। बिल्कुल सही बात है। ए बी एंड डी इज करेक्ट। ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ऑप्शन 3 is correct. Which one of the following is not a cause of democratic shift in the context of democratization? यानी डेमोक्रेटिक शिफ्ट किसकी वजह से नहीं होता है डेमोक्रेटाइजेशन की प्रोसेस के अंदर? अब देखो, क्राइसिस ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इससे तो डेफिनेटली क्या होता है, फर्क पड़ता है डेमोक्रेटिक शिफ्ट के ऊपर। लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी एंड लेजिटिमेसी बाय मिलिट्री रिजीम, अगर आपकी पॉपुलैरिटी खतरे में आ जाए और लेजिटिमेसी आपकी खतरे में आ जाए तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, डेमोक्रेटिक शिफ्ट होगा, क्रांति हो सकती है। सोशल चेंज आएगा तो डेफिनेटली डेमोक्रेटिक शिफ्ट होगा। मीडिया यहाँ पे कोई स्पष्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है डेमोक्रेटाइजेशन का। तो 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं थी। थोड़ा सा टफ ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, और उसके अंदर विषय वस्तु क्या है वो आपको बतानी थी। तो सबसे पहले गीतांजलि, गीतांजलि थोड़ा सा इजी यहाँ पे था, और ये ईश्वर के प्रति समर्पण, मतलब आपने देखा होगा कि उसने गीतांजलि अर्पित की ईश्वर के प्रति। ठीक है, अंजलि से ही आप समझ रहे हैं, श्रद्धांजलि जैसा होता है। तो ईश्वर के प्रति समर्पण, गीतांजलि। उसके बाद गौरा, गौरा के अंदर क्या है, औपनिवेशिक प्रश्न। भारत में जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसने किस प्रकार से गौरा को मतलब वो कर दिया था, कंगाल कर दिया था, उसका शोषण किया था, उससे रिलेटेड है।
साधना, साधना है, किसको साधना है? जीवन को हमने साधना है, जीवन का बोध। साधना के अंदर जीवन को हम कैसे जिए वो दिया है। घरे बाहरे, अब एक घरे बाहरे का कॉन्सेप्ट है वो तिलक का है। ये घरे बाहरे का कॉन्सेप्ट जो है ये जुड़ा है स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ से रिलेटेड। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन से कथन पंडिता रमाबाई के संबंध में सत्य है? वह हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी। हिंदू दर्शन की वह समर्थक नहीं थी, क्योंकि उसमें क्या है, जातिवाद है। आपको पता होगा पंडिता जो रमाबाई थी उन्होंने एक दलित युवक से शादी की थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो हिंदू दर्शन की समर्थक तो नहीं थी, क्योंकि बाद में वो ईसाई भी बन गई थी। ठीक है। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी, बिल्कुल सही है। वह द हाई कास्ट वुमेन की लेखिका थी, ये भी सही है। वह ईसाई धर्म विरोधी थी, ईसाई धर्म विरोधी थी तो ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया क्यों? तो ये भी गलत है। बी एंड सी इज करेक्ट, दैट्स मीन क्वेश्चन ऑप्शन 2 इज राइट। तो ये मेरे वन लाइनर से डायरेक्ट क्वेश्चन था। निम्न में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया? अब भारत ने शांति स्थापना, कोरिया युद्ध 1952, ये फॉरेन पॉलिसी के मेरे नोट्स है, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है। कोरिया युद्ध के टाइम भी 1952 में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी। गाजा पट्टी, अभी भी गाजा पट्टी का संघर्ष आप देख रहे हो, वहां पे भारत के सैनिक है। साइप्रस का जो क्राइसिस थी और लेबनान क्राइसिस, मतलब चारों इसके करेक्ट आंसर है ए बी सी डी, यहाँ शांति सेनाएं भेजी गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और ये डायरेक्ट कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आपने अगर पढ़ा भी नहीं है फिर भी इसका आंसर आप दे सकते थे। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है, बिल्कुल की गई है। यह शिकायत के ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है, यानी आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है। यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार की स्थापना करता है, बिल्कुल करता है। यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है। अनदेखी तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि मध्यस्थता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसने किया है। दैट्स मीन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ये सही नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, बिल्कुल सही है। सॉरी, चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो ये जो आप यहाँ पे कथन 2 देख रहे हो, कथन 2, मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों से प्रोत्साहित होता है, ये चेस्टर बर्नार्ड का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है FW टेलर का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो 1 सही है, 2 गलत है, दैट्स मीन 3 इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में? तो ये आप यहां पे देख पा रहे हो। ओके, कौन से असत्य पूछे हैं, सत्य नहीं पूछे, असत्य। संसद की सर्वोच्चता, ये बिल्कुल असत्य है। भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, संसद की सर्वोच्चता कहां पे है? इंग्लैंड में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है नेट में। संघ की अक्षुण्णता, ये तो है। राज्य की अक्षुण्णता यानी राज्य खत्म नहीं हो सकते हैं, कि राज्य की अक्षुण्णता यानी राज्य खत्म नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों गलत है। राज्य खत्म हो सकते हैं भारत में, राज्य को डिसॉल्व किया जा सकता है, नए राज्य भी बनाए सकते हैं, लेकिन संघ को खत्म नहीं किया जा सकता है। और दोहरा शासन तो भारत में अपनाया गया है, यानी बी एंड डी असत्य है, बी एंड डी असत्य है। तो ये ऑप्शन 3 इज राइट। वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है, यह कथन इंगित करता है भाग्य समतावाद को। ठीक है, इक्विटेरियनिज्म। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है?
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, राज्य का क्या कार्य नहीं है, केवल साम्राज्य निर्माण करना। कौटिल्य ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप केवल साम्राज्य अपना विस्तृत नहीं करेंगे। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्रोत से संबंधित है? तो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर फर्स्ट लाइन यही है कि भारत ने क्या है, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता अपनाई हुई है। ठीक है, कि हम किस लिए न्यूक्लियर वेपन अपने पास रख रहे हैं, ताकि एक विश्वसनीयता बनी रहे कि हमारे पास आपातकाल की स्थिति में क्या है, पूरा का पूरा इंतजाम है। ठीक है, और हम युद्धों को रोकना चाहते हैं, निवारक यानी युद्धों को रोकने के लिए हमने ये परमाणु हथियार बनाया है। तो ये नाभिकीय यानी एटॉमिक पावर से रिलेटेड है। भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन, अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा? यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, यह है मॉरिस जोन्स। भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। भूमंडलीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन कैसे कर सकता है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग? हालांकि इसने तो वीक किया है डेमोक्रेसी को। ठीक है, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। हाँ, प्रभाव तो डाला है समाज के ऊपर, लेकिन लोकतंत्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा? ठीक है, तो यहां पे ए गलत है और आर सही है। यस, ए सही नहीं है लेकिन आर बिल्कुल मतलब कथन 2 बिल्कुल सही है। तो 4 ऑप्शन इसका है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की फिगर ऑफ कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म की मैंने वीडियो भी डाली है, रूढ़िवाद, और इसके नोट्स भी है। तो उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये 2 मैंने उसके अंदर मेंशन किए थे कि ये क्या है, रूढ़िवादी है। अब आपको पता है, मैंने अपने नोट्स में क्लियरली मेंशन किया है, इंडेक्स के अंदर ही मेंशन किया था कि टीएच ग्रीन क्या है? टीएच ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। टीएच ग्रीन क्या है? आदर्शवादी। तो आदर्शवादी है, कंजर्वेटिव नहीं है। अब कुछ लोग हेयक से परेशान होंगे, तो हेयक है फ्रेडरिक वॉन हेयक, एफ ए हेयक ये नहीं है, एफ ए हेयक ये नहीं है, ये दूसरे हेयक है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन टीएच ग्रीन आदर्शवादी है। तो टोटल जो मेरे 1 लाइनर क्वेश्चन थे और नोट्स थे, उससे 51 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ठीक है, उसके बाद 89th क्वेश्चन आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मोर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया? ये है टिकनर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, आई थिंक मैंने ये पहले राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर देखा था। हाँ, 52 क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो बच्चे को पता है। शिमला समझौता इंदिरा गांधी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के साथ शांति स्थापना 1987 में राजीव गांधी ने, और लाहौर घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो यहां तक टोटल ये जो क्वेश्चन थे 90 क्वेश्चन में से 52 क्वेश्चन मेरे ये नोट से आए हैं। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, 60 प्लस के आसपास बनेगी। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है आपके, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैराग्राफ को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। मैं बोलता हूं आपके 10 में से 10 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, टाइम कम होता है। तो 10 में से 7 या 8 तो आपके डेफिनेटली होंगे, 9 भी होंगे कईयों के। तो ये आप इसको मैच कर लीजिए सिंपली क्वेश्चन आईडी के साथ। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन 3, 93 का ऑप्शन 1, 94 का ऑप्शन 4, 95 का ऑप्शन 1, 96 का ऑप्शन 2, 97 का ऑप्शन 1, 98 का ऑप्शन 3, 99 का ऑप्शन 4 और 100 का यहां पे ऑप्शन है 1।
तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मेरे वन लाइनर नोट्स लिए होंगे। तो आ, अभी तो जिन्होंने लिए हैं यहाँ पे 60% आपका आ गया है। पेपर वन का आई डोंट नो कि आपका कैसा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने वन लाइनर अच्छे से पढ़े थे, नोट्स अच्छे से पढ़े थे और मेरी वीडियो अच्छे से देखी थी तो आपका डेफिनेटली इस बार जीआरएफ हो जाएगा। अगर जीआरएफ नहीं होता है, नेट होता है, तो आप फिर से अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेरिट की अगर मैं बात करूं तो इस बार मेरिट आप इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे पैराग्राफ से आए थे वो बहुत ही ज्यादा इजी आए थे। तो पेपर 2 में इसका जो मेरा एनालिसिस रहा है तो वो आपको बता देता हूं। जिसके 45 से 50% के बीच बन रहे हैं, 45 to 50%, जिसके पेपर 2 में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आएगा एवरेज के अंदर। एवरेज स्टूडेंट के यही बनेंगे, यानी 70 से 80% स्टूडेंट जो रहेगा वो रहेगा 45 से 50% के बीच, ठीक है। और जिसके 50 से 55 के बीच बन रहे हैं, 50 से 55% के बीच, वो नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा। नॉर्मल 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 का मतलब है कम से कम 10% स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। और जिसके 55% से 60%, 55 से 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं गुड, कि उसने अच्छा काम किया है और उसका नेट होने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद जिसके 60 से 65 बन रहे हैं, 60 टू 65, उसको आप एक्सीलेंट बोल सकते हैं। एक्सीलेंट और उसकी कंडीशन है और उसका जीआरएफ होने की संभावना है अगर फर्स्ट पेपर उसका अच्छा गया है। और जिसके 65 प्लस बने हैं उसका तो जीआरएफ डन है, लेकिन पेपर 1 भी डिपेंड करेगा। तो पेपर 1 की वीडियो भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा। और मैं एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूं जल्दी ही। और मैंने अपनी एप्लीकेशन भी खरीद ली है, वहां पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड और आने वाले पेपर की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी हो उससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।